दोस्तों, तो आज करेंगे हम मंडी हिस्ट्री का पार्ट 11। इससे पहले हम सुकेत रियासत को कर चुके हैं, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर लिया है। आज जो है मंडी हिस्ट्री का पार्ट 12 है। इससे पहले 11 पार्ट कर चुके हैं और इसमें भी हम जानेंगे मंडी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मंडी का शिवरात्रि का मेला है, उसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, ये हिमाचल में ही नहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। प्रदेश के साथ इसे देश में भी मनाया जाता है। साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये आपको याद रखनी है बात। अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अंतर्राष्ट्रीय मेले के साथ ही मंडी को क्या किया जाता है, छोटी काशी के रूप में विख्यात ब्यास नदी के तट पर बसे मंदिरों की नगरी, ये अपने आप में ही क्वेश्चन है दोस्तों, कहे जाने वाले शहर के रूप में प्रसिद्ध और हिमाचल की वाराणसी कहे जाने वाले इस नगर में विष्णु और शिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं विष्णु और शिव जो है और अन्य देवताओं का ये त्यौहार है। वो आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। ये है रथ यात्रा। इस रथ यात्रा से आप जान सकते हैं कि यहाँ पर अन्य देवता के रथ भी है, साथ में जो विष्णु और शिव की रथ यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई हुई है। 7 दिन तक चलने वाला त्यौहार सांस्कृतिक राजधानी जो है हमारे प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की वो मंडी है में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए जानना जरूरी है क्योंकि जो सांस्कृतिक राजधानी है हमारे प्रदेश की वो मंडी है। साथ में इस मेले का जो आरंभ होता है वो पंडल एक मैदान है मंडी में, उस मैदान से ये शुरू होता है। आई होप आप अच्छे से ये जान गए होंगे। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये त्यौहार मंडी के राजा अजबर सैन, तो अजबर सैन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अजबर सैन थे, इन्होंने क्या किया था, मंडी रियासत की स्थापना की थी। अगर अभी तक आपने मंडी की हिस्ट्री का पार्ट नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसमें ये देख सकते हैं कि अजबर सैन एक मंडी का राजा था और इसने क्या किया था, मंडी रियासत, याद रखना नगर और रियासत दोनों में फ़र्क है। रियासत की मतलब स्थापना की थी, इसका संस्थापक माना जाता है। साथ में जो भूतनाथ मंदिर था इसके समय में ही बना था, ये आपको याद रखना है। क्यों, किसने बनाया, तो ये आप जो प्रीवियस टाइम की वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो उसके समय में ये शुरू हुआ। किसके समय में शुरू हुआ, उसके समय में शुरू हुआ और उस वक़्त ये मीन्स 2 या 3 दिन का त्यौहार होता था। क्या होता था, 2 या 3 दिन का त्यौहार होता था, पर बाद में क्या होता है, ये 7 दिन का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार मंडी के राजा अजबर सैन के समय में शुरू हुआ और उस वक़्त ये 2 दिन का, कई बार 3 दिन भी हो जाता था, तो 2-3 दिन का ये त्यौहार होता था। साथ में क्या होता था, परंतु जब सूर्यसेन आए, दोस्तों अगर अभी तक आपने सूर्यसेन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जो प्रीवियस टाइम की वीडियो है वहाँ एक्सेस कर सकते हैं, बिहारी क्वेस्ट यूट्यूब में सर्च करके वहाँ पर इन वीडियो को देख सकते हैं। सूर्यसेन के बारे में वहाँ काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो सूर्यसेन के 18 पुत्र थे, 18 के 18 उसके समय में मर जाते हैं। राजगद्दी किसको सौंपी जाए, इसको चिंता पड़ जाती है और क्या होता है, ये अंत में राजगद्दी किसको दे देते हैं, माधवराव, जिसको श्री कृष्ण बोलते हैं, उसको सौंप देते हैं। तो इससे क्या होता है कि माधवराव को भी ये मीन्स विष्णु, जो माधवराव या मधुसूदन जो है विष्णु का अवतार माना जाता है या विष्णु उनको बोला जाता है। तो उस वक़्त क्या हुआ, एक तो ये मधुराव को समर्पित हो गया, दूसरा क्या हुआ, इसने लोक उत्सव के रूप में इसे मान्यता दी। अजबर सैन के समय में देवता को ही क्या था, ये उत्सव समर्पित था, पर इसने क्या किया, लोक उत्सव को मीन्स जो अभी ये रथ यात्रा निकाली जा रही है इस तरह का इसने क्या किया, इसे मान्यता दी और उसके वक्त से आज तक ये 7 दिन तक मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिए, स्पेशल चीज़ क्या है, शिवरात्रि का ये जो मेला है ये स्पेसिफिक है क्योंकि ये जो अन्य शिवरात्रि होती है उससे थोड़ा सा बाद में मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है, तो फरवरी और जो मार्च का महीना होता है उन महीनों में ये मनाया जाता है। और जो आपका फल्गुन महीना होता है उसकी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात की जाती है। फल्गुन महीना जो होता है आप याद रख सकते हैं, फल्गुन महीने में ये मनाया जाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो
ये अलग अलग मान्यताएं हैं, जो दंत कथाएं हैं, यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोगों के द्वारा कही गई जो बातें हैं, वो बोलते हैं कि बसंत ऋतु का जो आगमन होता है उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। दूसरी मान्यता है कि जो रबी की फसल होती है उसकी कटाई होने वाली होती है, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, दोनों मीन्स खुशी का उत्सव है और साथ में जो अन्न के आगमन का ये क्या है, त्योहार है। साथ में दूसरा क्या होता है कि जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, ग्रीनरी या वनस्पति का ज़्यादा आगमन हो जाता है, फूल फल सारे मीन्स क्या आने की आशा होती है। तो इसी कारण ये क्या है, खुशी का त्यौहार है, इसे खुशी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में, तो ये आपको मैं बता चुका हूं, पर यहाँ पर क्या है, शिवरात्रि का आरंभ माधवराव के रथ से होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है ये आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो शिवरात्रि का त्यौहार है वो किसके रथ से आरंभ होता है। बोलने का मतलब मधुराव का रथ जब तक नहीं आता है तब तक शिवरात्रि के मेले का आरंभ नहीं होता है। तो आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अंतिम दिन कामरू नाग आते हैं। कौन आते हैं, कामरू नाग एक देवता है, वो अंतिम दिन आते हैं और सभी देवता से मिलते हैं। लगभग इसमें 216 देवता क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कामरू नाग के बारे में एक मान्यता है कि पहले तो कामरू नाग खुद आया करते थे इस जो ये शिवरात्रि का मेला होता था, पर कुछ कारणवश रुष्ट हो गए और वर्तमान में क्या करते हैं, अपनी छड़ी भेजते हैं। क्या करते हैं, छड़ी भेजते हैं। ये वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ के जो किंवदंतियां हैं उसमें ये वर्णन किया गया है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है। तो आगे चलते हैं। ये आप यहाँ पर चित्र दे सकते हैं, इस तरह की क्या की जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है। मंडी की शिवरात्रि का इतिहास इस तरह का है। और आगे जो है, आगे ये है कि महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं। तो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है कि शाहूसेन का भाई एक बाहुसेन है। कौन है, शाहूसेन का एक भाई बाहुसेन है। और ये बाहुसेन क्या करता है, लोहारा को अपनी राजधानी बनाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, लोहारा का युद्ध। लोहारा का युद्ध, तो लोहारा का युद्ध कब हुआ था, ये सॉरी शुद्ध ये गलत लिखा गया है, युद्ध कब हुआ था। तो ये अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्रीवियस टाइम की वीडियो देख सकते हैं। ये जो श्याम सेन थे और साथ में जो आपके सुकेत के राजा जीत सेन थे, तो उनके बीच हुआ था। और फिर क्या होती है, श्याम सेन की जीत होती है। उसी उपलक्ष्य में वो क्या करते हैं, जो तारणधार है वहाँ पर श्यामा काली मंदिर बनाते हैं। यहाँ इसके बारे में डिटेल किया हुआ मैंने, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो जो ये लोहारा वाला रीजन है, लोहारा वाला रीजन मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कहाँ पर देखने को मिलता था। तो लोहारा वाला रीजन जो बल्लभ घाटी थी उसमें देखने को मिलता था। तो यहाँ पर क्या किया, जो शाहूसेन का भाई मतलब बाहुसेन है, उसने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये गलत लिखा गया है, ये बाणसेन होना था। जो बंसर लिखा गया है इसकी जगह बाणसेन होना था, तो आप इसको मीन्स करेक्ट कर लीजिएगा। तो बाणसेन ने क्या किया, यूली या भटोली को राजधानी बनाया, या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर बनाया, भटोली या यूली को अपनी राजधानी बनाया। भूतनाथ मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था, तो आपको मतलब अच्छे से अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस टाइम की वीडियो देखो, वहाँ पर ये काफ़ी डिटेल में किया गया है और ये शैव मत को समर्पित है। तो आई होप आप अच्छे से जान पहचान गए होंगे कि आपको यहाँ पर क्या याद रखना है। भीमा सुनार जो सुनार है, अगर यहाँ पर भी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ है, ये भी नहीं जाना है कि भीमा सुनार कौन थे, तो जो सूरजसेन थे, सूरजसेन के समकालीन थे। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस टाइम की वीडियो देख सकते हैं। तो सूरजसेन जो थे, उनके समय में भीमा जो सुनार था उसने एक मूर्ति बनाई थी, और ये जो थी चांदी की हुआ करती थी और मधोराव या श्री कृष्ण को समर्पित थी। और होता क्या है आगे बताएंगे, ये आगे क्या होगा। तो भीमा सुनार के द्वारा बनाई गई चांदी की मूर्ति जो होती है पंडल मैदान में लाई जाती है, और ये किसको समर्पित है, ये किसका संकेत करती है, ये जो है माधोराव का संकेत करती है। बोलने का मतलब माधोराव का रथ भी शिवरात्रि में उपस्थित होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। शैव मत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, भूतनाथ जो करते हैं। भूतनाथ का मंदिर किसने बनाया, इसकी के बारे में क्या क्या माने जाते हैं, किस राजा के समय में बना, प्रीवियस टाइम में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये शैव मत का मतलब प्रतिनिधित्व करता है, शिव को समर्पित है। और इस का रथ भी शिवरात्रि के मेले में
के उत्सव पर लाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वैष्णव का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, माधवराव करते हैं, और शैव का कौन करते हैं, भूतनाथ करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं, अन्य देवता भी आते हैं, उसमें से कामरू नाग है, और कामरू नाग के साथ साथ ही जो हुरंग नारायण है और देव पराशर जो है, देव पराशर जो पराशर है ये मंदिर है। अगर अभी तक आपने नहीं इसके बारे में पढ़ा तो आप मंडी की हिस्ट्री का जो पोर्शन किया हुआ उसमें ये मैंने बताया हुआ है। और इसके बेटा जो है सुखदेव है, सुखदेव वाटिका भी है, और इसके बारे में ढेर सारे मीन्स अलग अलग मान्यताएं कही जाती है, वो मैंने प्रीवियस टाइम की जो वीडियो में कवर अप की हुई है। तो ये देवता भी क्या आते हैं उत्सव में शामिल होते हैं। और ये क्या होती है, जनाजा गलत हो जाएगा, ये एक खुशी वाला जो उत्सव होता है, मीन्स ढोल ढमाके नगाड़े और साथ में जो क्या बोलते हैं हमारी रणसिंघा बजाए जाते हैं, एक मीन्स अलग सा हर्षो उल्लास वाला आपको माहौल देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर जो हमारे कामरू नाग है वो श्रेष्ठ देवता माने जाते हैं, और उनका रथ सबसे आगे रहता है। ये जो है आपके यहाँ कामरू नाग देखने को मिलते हैं। देव हुरंग नारायण के सामने धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। दोस्तों ऐसे भी पूछा जाता है, मंडी के किस देवता के सामने हुरंग नारायण के सामने धूम्रपान करना धूम्रपान करना मना है, तो ये हुरंग नारायण। अब मान्यता है इसके बारे में भी कि एक बुढ़िया हुआ करती थी और वो पशुओं को चराया करती थी, और जो हुरंग नारायण थे बचपन में इनके साथ रहते थे। ये बुढ़िया काफ़ी तम्बाकू पीती थी, और जो हमारे हुरंग नारायण देव जी थे वो क्या करते थे, तम्बाकू भर भर कर देते थे। पर इससे क्या हो गया था, उन्हें चिढ़न हो गई थी, और क्या हुआ कि इसी वजह से वो मतलब अपनी पूरी जिंदगी भर क्या करते हैं, धूम्रपान से नफरत करते हैं। और जब इनका रथ चलता है तो इसके रथ के सामने मतलब इनके रथ के सामने धूम्रपान करने की मनाही है। अगर कोई करता है तो उसे जुर्माना किया जाता है। इसके मंदिर के सामने भी जो है क्या बोलते हैं, धूम्रपान करने की मनाही है। अगर कोई करता है तो या तो जुर्माना किया जाता है, या क्या होता है कि जो हुरंग देव नारायण है वो क्या करता है, अपने प्रकोप से जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे सजा देता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसके बारे में क्या मान्यता है। साथ में इन्हें जो है भगवान का जो श्री कृष्ण का जो भाई था बलराम, उनका रूप माना जाता है। और साथ में मंडी में ये वर्षा लाते हैं, अन्य रोगों से लोगों को निजात दिलवाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो हुरंग देव नारायण है उनका क्या रोल रहता है और कामरू नाग का क्या रोल है। आप अच्छे से जान गए होंगे कि शिवरात्रि के मेले की क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें कौन कौन से देवता क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करिए, पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आई होप अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप दूसरों की भी इस वीडियो को शेयर करके हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, कल के क्वेश्चन थे, और इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है, घास में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। दोस्तों घास में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, यहाँ पर आपको मैंने इस पिक्चर के माध्यम से बताया हुआ है सेलुलोज। तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सेलुलोज के बारे में कुछ एक मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ। CHO और इसका फॉर्मूला होता है C6H10 और O5 और ब्रैकेट के बाहर होता है N। ये इसका कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। और ये जो है सेलुलोज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो आपको अच्छे से याद रखना है, कार्बनिक यौगिक का मतलब है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको क्या याद रखना है कि दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की अलग अलग फॉर्म होती है, उनमें से ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट इसे हिंदी में मंड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, साथ में स्टार्च भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या होता है, छोटे छोटे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उससे बना होता है। तो बोलने का मतलब है सेलुलोज भी क्या होता है, छोटे छोटे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो होता है सेलुलोज। और सेलुलोज को जो हम लोग हैं नहीं पचा पाते हैं, सेलुलोज को हम नहीं पचा पाते हैं। कौन पचा पाते हैं, तो जो जानवर होते हैं जो चुगाली करते हैं वो सेलुलोज को
पचा पाते हैं, क्योंकि जो उनके पेट की संरचना होती है वो कुछ इस तरह की होती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हिमाचल का सबसे पुराना हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ एक डिटेल करना चाहता हूं। तो पहला जो है, ये आपको बताना चाहता हूं कि ये हिमाचल का ही नहीं, उत्तरी भारत का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। उत्तरी भारत का सबसे पुराना हाइड्रो प्रोजेक्ट है, एक बात। दूसरी बात, माना जाता है कि जब लाहौर और दिल्ली में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से, जो ये सबसे पुराना प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, इस प्रोजेक्ट की वजह से चंबा में लाइट हुआ करती थी। तो ये आपको प्रोजेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? चंबा में देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके बारे में कुछ एक और डिटेल कीजिए। चंबा में ये प्रोजेक्ट है, सबसे पुराना प्रोजेक्ट है। अब इसके बारे में डिटेल करते हैं। दोस्तों एक गांव है, गांव का नाम है सरा। अब किस नदी के ऊपर बना हुआ है और उसके आस पड़ोस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक गांव है सरा, मैं इसको एस से इंडिकेट कर रहा हूं, सरा है। और एक नदी निकलती है साल, क्या निकलती है? साल। और इस साइड से रावी आती है, और ये क्या करती है, बालू के आस पड़ोस में, चंबा में एक स्टेशन पड़ता है, बालू के आस पड़ोस में रावी में मिल जाती है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो साल नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? यहां से आपको ये चीज याद रखनी है कि साल किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो दोस्तों ये रावी की ट्रिब्यूटरी है, ये आर से इंडिकेट कर रहा हूं मैं। अब क्या होता है कि ये सरा से निकलती है, सरा वाला रीजन से निकलती है, ये मध्य हिमालय में है, ये वाला रीजन सारा का सारा मध्य हिमालय में है, जो सरा वाला है। यहां से निकलती हुई क्या करती है कि आगे इसके साथ दो खड्डे मिलती है। एक है दोस्तों यहां जो एक गांव है, उस गांव का नाम है बिन्नू, और यहां से एक खड्ड निकलती है, उसको बोलते हैं बिन्नू खड्ड। तो मैं बी से इंडिकेट कर रहा हूं, बिन्नू खड्ड। और इस साइड से एक, इस साइड पे एक गांव है यहां जैसे, और वहां से एक खड्ड निकलती है, इस गांव का नाम है कीड़ी, और यहां से एक खड्ड निकलती है, इसको बोलते हैं कीड़ी खड्ड। तो आई होप ये कीड़ी खड्ड आ गई, क्या आ गई, के लिख रहा हूं मैं, कीड़ी खड्ड आ गई। और यहां पर जहां पर ये आपस में मिल रही है, इस प्लेस को बोलते हैं शिंखर। तो ये मैं इस साइड में लिख रहा हूं शिंखर, इसको क्या बोलते हैं? शिंखर। और यहां पर क्या होता है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर लोग स्नान वगैरह करते हैं। यहां पर एक बड़ा सा पत्थर है जिसे शिव, मतलब जिसे शिव को अर्पित है वो पत्थर, और उसकी क्या करते हैं लोग, इस भगत पूजा करते हैं। साथ में यहां पर साल है, इसके साथ में ही आपको क्या देखने को मिलता है, एक मतलब गांव है, उसका नाम है साऊ, साव। और इसी साव में क्या है, चंद्रशेखर मंदिर है। चंद्रशेखर मंदिर जो है माना जाता है कि 1100 वर्ष पुराना है, और ये शिव को समर्पित है। यहाँ पर एक नंदी बैल भी है, और यहाँ की जो किंवदंती है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ के लोगों के द्वारा कही गई जो कहानियां हैं, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि ये नंदी जो था, लोगों के की जो फसलें हुआ करती थी उसका उजाड़ किया करता था। और एक बार लोग इकट्ठे होकर शिव के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की कि हाँ, हमें इस समस्या से निजात दिलवाई जाए, और शिव ने क्या किया, उसे शाप दिया, और वो क्या हो गया, पत्थर बन गया। तो ऐसी मान्यता वहाँ के लोगों की इस जो मंदिर के बारे में है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा चंद्रशेखर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, चंबा में। किस नदी के आस पड़ोस में है, तो साल नदी के आस पड़ोस में है। और किस रीजन में है, साउथ रीजन में है, चंबा से कुछ दूरी पर है ये। साथ में ये जो बिन्नू है, बिन्नू से ऊपर एक मतलब झरना भी है, वाटरफॉल है, काफ़ी ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इस वाटरफॉल से ऊपर आप जाते हैं तो एक रीजन आता है, उस रीजन को बोलते हैं छिकुंड। क्या बोलते हैं? छी और कुंड। तो दोस्तों ये छिकुंड वाला जो रीजन है, छिकुंड रीजन जो है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, 6 कुंड है। छिकुंड का मतलब क्या है, 6 कुंड है। 6 कुंड कैसे, ये मान लो झील है, और यहाँ छोटा सा ये ऐसे करके क्या है, 6 कुंड देखने को मिलते हैं आपको। और ये भी क्या है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर क्या खुद करते हैं लोग, जाते हैं, घूमते हैं, और एक काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है। आपको यहाँ पर देवदार, बन, मोरू, करिंडू आदि ट्री देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे जो ट्री है, इसको भेड़ बकरियां खाती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये ऊपर वाला जो छिकुंड वाला रीजन है, ये आपका जो है क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय में आता है। और जो साउथ वाला रीजन है, जहाँ पर चंद्रशेखर मंदिर है, उस शिवालिक वाले रीजन में आता है, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, कम देखने को मिलती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है,
यहाँ ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर सरा गांव है और वहाँ से क्या निकलती है आपकी ये जो है साल निकल रही है, ऐसे करके ये साल है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ कहीं बिन्नू है और इस साइड जो है कीड़ी है और यहाँ पर ये साव है और इसके साथ में ही क्या है आपको चंद्रशेखर टेम्पल देखने को मिलता है। और आगे कहाँ पर इस साइड से रावी आती है और बालू के आसपास में क्या बना हुआ है, ये आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। ये 1908 में बना था और इसे बनाने वाला जो राजा थे भूरी सिंह थे और भूरी सिंह म्यूजियम भी 1908 में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है और इसे साल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये साल नदी के ऊपर बना हुआ है। और जो मैंने आपको विवरण दिया कि जब लाहौर और साथ में आपका जो लाहौर के साथ ही आपका जो रीजन था क्या बोलते हैं दिल्ली, उस वक्त उनमें लाइट नहीं हुआ करती थी, तो इस वाले रीजन में क्या हुआ करती थी, लाइट हुआ करती थी। ये जो विवरण है ये भूरी सिंह जो पावर हाउस सेंटर चंबा है वहाँ पर ये जो सूचना पट लगा हुआ है उस पर ये मेंशन किया हुआ है। आप ये आपको एज अ प्रूफ दिया हुआ है, आप ऐसा देख सकते हैं। इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप जब चंबा विजिट करते हैं तो चंबा जब मतलब ये साल प्रोजेक्ट है वहाँ जाओगे तो ये आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। आई होप आप अच्छे से जान गए होंगे। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है सरहान का पुराना नाम क्या था। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये नहीं जाना है सरहान का नाम क्या था, तो एक हमने हिमाचल प्रदेश की 1000+ सीरीज शुरू की है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था। पर इससे पहले कि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर भी मैं आंसर बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका सरहान का पुराना नाम शोणितपुर है। ये भीमा काली टेम्पल है और ये जो बौद्ध और हिंदू जो हमारी शैली है उसमें बना हुआ काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आपको यहाँ पर जाने का मौका मिलता है तो मौका मत छोड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये साथ में रहने के लिए भी व्यवस्था की है, साथ में ये आपको यहाँ ये मंदिर है और साथ में ये रहने के लिए व्यवस्था भी है, मीन्स आप ठहर भी सकते हैं। और यहाँ पर क्या है आपको आर्ट एंड कल्चर भित्ति चित्र भी देखने को मिलते हैं, जो लकड़ी के ऊपर नक्काशी की है उसका इतना अच्छे तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। और ये मंदिर माना जाता है कि काफ़ी पुराना है, लगभग 200 वर्ष पुराना ऐसा माना जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से इस मंदिर के आस मतलब जा सकते हैं। और यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है, देवदार के आपको ट्री देखने को मिलते हैं और यहाँ पर कैसी कलाकारी की हुई है उस कलाकारी को देखकर आप इसे कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल ये क्या है मंदिर है। तो आई होप आप अच्छे से, और भीमा काली को समर्पित है। तो ये क्या है सरहान का पुराना नाम है शोणितपुर और ये शिमला में देखने को मिलता है। आई होप आप अच्छे से जान के होंगे, पहचान के होंगे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है आशा गली। तो आशा गली कहाँ पर है दोस्तों, ये जो कांगड़ा है और साथ में लाहौल स्पीति है इसके बीच जो एक शॉर्टकट रास्ता है उसको आशा गली बोलते हैं। नेक्स्ट वन है स्वांस घाटी, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो स्वांस घाटी कहाँ पर है दोस्तों, मैं आपको इसे भी एक मतलब चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो स्वांस घाटी जो है ये देखिए स्वांस घाटी। पहले इस चित्र को पहचानने क्या आप इस चित्र को पहचानने में सक्षम है, अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो तब भी मैं बता दूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है चंबा वाला रीजन, ये जो है रावी है। और इसके बैक में आप जाओगे तो एक मतलब ब्रह्मौर आता है, उससे थोड़ा सा 14-15 किलोमीटर हड़सर आता है। हड़सर से ऊपर क्या करते हैं, मणिमहेश की यात्रा पर जाते हैं, मीन्स कैलाश की यात्रा पर जाते हैं। मणिमहेश लेक भी है और ये लगभग 5000 की हाइट पर है। तो होता मीटर की बात कर रहा हूँ, 5000 मीटर के आस पड़ोस में देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप हड़सर से जाते हैं तो बीच में कुछ एक स्टेशन आते हैं, जैसे धनछो आता है, शिव का घराट है, ऐसे करके बंदर घाटी है, ऐसे बीच में प्लेसेस देखने को मिलते हैं। तो उसमें एक जगह धनछो से थोड़ा सा पीछे जब आप हड़सर से जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह आती है, उसको स्वांस घाटी बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, श्वास फूल जाती है। आपको क्या करना पड़ता है, या धीरे धीरे चलना पड़ता है या फिर आपको बैठ कर आराम करना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। कई लोगों की फूल जाती है, कई
कई लोगों की नहीं फूलती है। मान्यता है कि जो सच्चे दिल से जाते हैं उनकी सांस नहीं फूलती है, और जो मीन्स थोड़ा सा कहीं उनके दिल में क्लेश होता है तो उनकी सांस फूल जाती है। उनको मीन्स उस जगह पर क्या करना पड़ता है, आराम करके चलना पड़ता है या रुक कर चलना पड़ता है। तो ये कहाँ पर है, श्वास घाटी जो है आपके चंबा में है। और चंबा में भी कहाँ, जब आप हड़सर से मणिभेज की यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में ये देखने को मिलती है। आई होप आप अच्छे से जान पहचान गए होंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। और नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं भी आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि डिसलाइक क्यों किया। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। धन्यवाद।